हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। होप बहुत अच्छे होंगे। जनवरी का समय है तो दिल्ली में ठंड भी बहुत अच्छी पड़ रही है और इस ठंड में एक विशेष फ़ायदा ये है कि इस ठंड में हमें पढ़ने का बड़ा मन करता है यार। पूरे दिन रज़ाई में बैठे रहो और किताब खोल के पढ़ते रहो यार। कहीं जाना ना आना, ठंड इतनी पड़ती है कहीं बाहर जाने का तो मन करता नहीं है। तो ये बेस्ट सीज़न है पढ़ने के लिए। दूसरा क्या है कि अब एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। हमारा CCS यूनिवर्सिटी BA LLB का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ चुका है और जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ गया तो विद इन द 1 मंथ एग्ज़ाम होना कंफर्म है। तो इसलिए आप पढ़ना शुरू कर दो। लीगल हिस्ट्री का टॉपिक हम लोग अलग अलग वीडियो में कवर करते चले आ रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ कवर किया था सेटलमेंट एक्ट 1781 और आज जो हम कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। इसको आज हम लोग अपने चैनल पर कवर करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको हमेशा की तरह ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये चैनल है जिसका नाम है एजुकेटर ऑफ दिल्ली। मेरा नाम मुकेश किरार है। मैं इस चैनल को चलाता हूं और आजकल हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो मॉडर्न इंडियन लीगल हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आप सबका एक बार फिर स्वागत है एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो चैनल वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे और वो वीडियो से जुड़े रहे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल को ग्रो करने में आपकी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको ये ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके कमेंट ही, मैं हर बार कहता हूं कि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए कमेंट करते रहे और देखते रहे, जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली से। तो आइए शुरू करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इससे पहले जो आया था वो आया था सेटलमेंट एक्ट 1781। उससे पहले आया था सेवन चार्टर आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया था उससे पहले 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी, उसके जो डिफेक्ट्स थे, उनकी जो डीमेरिट्स थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, उसको दूर करने के लिए लाया गया सेटलमेंट एक्ट 1781 1781। लेकिन 1781 का जो एक्ट था, जिसे सेटलमेंट एक्ट कहते हैं, उसके अंदर भी कुछ कमियां थी जिसको दूर करने के लिए लाए गए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब पिट्स नाम को पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये पिट्स क्या है। तो विलियम पिट नाम के प्राइम मिनिस्टर हुए थे इंग्लैंड में 1783 में। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड बने थे। इनका नाम, पूरा नाम था इनका विलियम पिट, WILLIAM, विलियम PITT पिट। तो विलियम पिट ने ये एक्ट पास किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब जो भी डिफेक्ट थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के, उनको दूर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया। अच्छा, इट ओनली रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस एक्ट की एक मेन विशेषता ये थी कि ये नए लॉ बनाने के लिए लाया गया था, ये लाया गया था रेगुलेट करने के लिए कंपनी की एक्टिविटीज़ को, ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्योंकि अब जो कंपनी है वो मोर देन ट्रेडिंग कंपनी है, यानी कंपनी ट्रेडिंग कंपनी से ज़्यादा कुछ काम कर रही है, वो पॉलिटिक्स कर रही है, वो लड़ाइयाँ लड़ रही है, वो नए नए प्रेसिडेंसीज बना रही है इंडिया के अंदर। अभी जो 3 मेन प्रेसिडेंसीज शुरू से हम पढ़ते आए हैं, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। तो 3 प्रेसिडेंसीज के अलावा भी वो अपने अधिकार क्षेत्रों में दिन पर दिन बढ़ोतरी कर रही है। तो इसीलिए ये एक्ट लाई थी ब्रिटिश किंग लाए थे, ब्रिटिश क्राउन लाया था, जिनका नाम था विलियम पिट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ताकि वो रेगुलेट कर सके कंपनी की एक्टिविटीज़ को। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट टेक पावर फॉर इटसेल्फ। ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी अपने हाथ में पावर लेना नहीं चाहती थी कंपनी की, लेकिन वो कंपनी की एक्टिविटीज़ को ज़रूर रेगुलेट करना चाहती थी। वो रेगुलेट इसलिए करना चाहती थी कि कंपनी जो है उसके हिसाब से चले, यानी कि ब्रिटिश के अंडर चले। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये विलियम पिट्स की फ़ोटो है। ये यंग एज में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे इंग्लैंड के, और इन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स लाए इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। तो आगे शुरू करते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तैयार हो गई। कहाँ पे तैयार हो गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर पहले सिर्फ एक सुप्रीम पावर होती थी, वो था COD। COD मीन्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने, पिट्स ने थोड़ा सा चेंज किया इसके अंदर। अब इसको, कंपनी को कंट्रोल करने वाले 2 लोग हो गए, यानी कि डुअल फॉर्म हो गई।
एक बीओसी और एक सीओडी। तो बीओसी और सीओडी दोनों मिलकर इसको चलाने लगे। तो सीओडी में मैंने पहले ही आपको बताया है, ये विलियम पिट्स की फ़ोटो है जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आगे जैसे मैं आपको समझा रहा था कि सीओडी मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सीओडी होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इनकी संख्या होती है 24 मेंबर्स होते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के। ये नॉर्मली कंपनी के बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं। अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक और रेगुलेटिंग बॉडी डाल दी जिसका नाम था बीओसी, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। अब ये 6 लोग कौन कौन से हैं जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में? पहला, चांसलर ऑफ एक्सचेंजर का जो चांसलर था इंग्लैंड का, उसको एक मेंबर बना दिया गया इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो स्टेट का सेक्रेटरी होता था, उसको भी मेंबर बना दिया। तो 2 मेंबर गवर्नमेंट के हो गए और 4 मेंबर हो गए प्रीवी काउंसिल के, जो नॉमिनेट करेगा किंग। यानी कि टोटल कंट्रोल जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, जो टोटल 6 मेंबर थे, 6 के 6 मेंबर कौन अपॉइंट कर रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड का किंग अपॉइंट कर रहा था सभी को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 2 इनडायरेक्टली वे में और 4 डायरेक्टली नॉमिनेट कर। तो यानी कि इनका एक ही मकसद था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कंट्रोल करना है, उसको रेगुलेट करना है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश क्राउन। टू कंट्रोल द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, सिविल, मिलिट्री, रिवेन्यू मैटर्स एंड पावर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई जो भी पावर्स हैं, जो भी सिविल मैटर है, जो भी मिलिट्री मैटर है, जो भी रिवेन्यू मैटर है, वो सब किसकी मर्ज़ी से चलेंगे? अब बीओसी की मर्ज़ी से, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मर्ज़ी से। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो कौन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है? वो कर रहा है ब्रिटिश क्राउन, यानी कि किंग, ब्रिटिश किंग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब कंपनी को अगर कोई भी लड़ाई लड़नी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी नए राजा से लड़ाई लड़नी है, किसी नए स्टेट को अपने में, किसी नए राज्य को अपने में शामिल करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंसीज में इंक्लूड करना है, तो अब उसको प्रीवियर परमिशन लेनी पड़ती थी। किससे परमिशन लेनी पड़ती थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन हैंडल कर रहा है? वो कर रहा है ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटिश किंग। अब इसके पीछे एक सीक्रेट कमेटी बना दी थी। सीक्रेट कमेटी में कौन कौन था? सीक्रेट कमेटी में थे बीओसी प्लस 3 फ्रॉम सीओडी, यानी कि 6 के 6 मेंबर बीओसी के और 3 मेंबर सीओडी के। तो टोटल 9 मेंबर थे सीक्रेट कमेटी में। ये क्या करते थे? कैन बाईपास सीओडी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी इन केस ऑफ इमरजेंसी। जब भी इमरजेंसी की कंडीशन आती थी तो सीओडी का कंट्रोल ख़त्म हो जाता था और ये 6 + 3 9 मेंबर का कंट्रोल शुरू हो जाता था। किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। इमरजेंसी कंडीशन में कोई वार की कंडीशन आ गई, किसी ने अटैक कर दिया ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में चल रही है उसकी प्रेसिडेंसीज के ऊपर किसी राजा ने अटैक कर दिया या उसने किसी राज्य के ऊपर अटैक करना है, तो उसको इमरजेंसी कंडीशन बोला गया है। और उस इमरजेंसी कंडीशन में सारी की सारी जो पावर है वो 9 मेंबर्स के पास आ जाती है, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 24 हैं उनमें से 18 लोगों की पावर ख़त्म हो जाती है। और इसमें 6 के 6 मेंबर तो बीओसी के, 6 के 6 मेंबर किसके हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। और 3 मेंबर किसके हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के। डेफिनेशन ऑफ इमरजेंसी इज डिफाइंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ही डिफाइन करेगी इमरजेंसी है या नहीं है, यानी कि इमरजेंसी डिसाइड करना ईस्ट इंडिया कंपनी का काम नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ये डिसाइड नहीं करेगी कि इमरजेंसी है या नहीं है। इमरजेंसी को डिसाइड करने वाला भी कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इट इज़ द केस ऑफ इमरजेंसी और नॉट। अगर वोटिंग की ज़रूरत पड़ती है, मान लो कहीं पर वोटिंग करवानी पड़ेगी कि इमरजेंसी है या कोई और कंडीशन है, कोई और सिचुएशंस है जिसमें वोटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वोटिंग कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मेजॉरिटी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही इसमें वोटिंग करेगी और जो मेजॉरिटी होगी वो जीतेगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अल्टीमेट अथॉरिटी टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनीज एक्टिविटी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो कंट्रोल करेगी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी एक्टिविटीज़ को। यानी कि इस समय डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चालू हो गई। किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा डायरेक्टर ऑफ कंट्रोल। ये दोनों मिलकर किसको चला रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा एक बार हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या और दिखती कैसी है। तो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक सीक्रेट कमेटी है। सीक्रेट कमेटी में कौन कौन है? जैसे मैंने आपको पीछे बताया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 के 6 मेंबर और 3 मेंबर्स हैं कहाँ से? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के, यानी कि सीओडी के 3 मेंबर और बीओसी के 6 मेंबर। टोटल 9 मेंबर हैं इसके अंदर सीक्रेट कमेटी में। कैन बाईपास
COD's एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी इन केस ऑफ इमरजेंसी। जब भी इमरजेंसी लगेगी तो कंपनी का जो CODs है उसका कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा कंपनी के ऊपर से, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और किसका कंट्रोल चलेगा? सीक्रेट कमेटी का। और सीक्रेट कमेटी में कौन कौन है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर और 3 मेंबर कोड ऑफ डायरेक्टर के। डेफिनेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी की डेफिनेशन कौन डिसाइड करेगा? इमरजेंसी की डेफिनेशन डिसाइड करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि कंपनी कभी अपनी तरफ से अनाउंस नहीं कर सकती, ईस्ट इंडिया कंपनी कभी अनाउंस नहीं कर सकती इमरजेंसी भी डिसाइड करेगा कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगा। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब सारी पावर्स जो है वो अपने हाथ में लेके इस कंपनी को चलाना चाहती थी। अगर वोटिंग की कंडीशन आ जाए, मान लो कहीं पे वोटिंग की ज़रूरत पड़ गई, जहाँ पर डिसाइड करने के लिए किसी भी डिसीजन को वोटिंग की ज़रूरत है, तो वोटिंग कौन करेगा? वोटिंग करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और उसमें जो मेजोरिटी डिसाइड करेगी वो काम होगा। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल अल्टीमेट अथॉरिटी टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टिविटी। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है? एक अल्टीमेट अथॉरिटी बन गई। किसको कंट्रोल करने के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। यानी कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले परमिशन लेनी पड़ती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान रखना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल है क्या। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में टोटल 6 मेंबर होते हैं, एक चांसलर, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 4 मेंबर प्रीवी काउंसिल के, जो नॉमिनेट करता है किंग। तो ये 6 मेंबर आपको हमेशा याद रखने हैं कि कौन से 6 मेंबर हैं जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर हैं। अब है पॉलिटिकल फंक्शन। पॉलिटिकल फंक्शन किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। जैसे सिविल है, मिलिट्री है, रिवेन्यू है या गवर्नर से रिलेटेड कोई भी काम है, ये सारे कंट्रोल कौन करेगा? प्रियर अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पहले इसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तभी ये काम हो सकते हैं। बॉम्बे मद्रास वर डिप्राइव्ड ऑफ दियर इंडिपेंडेंट पावर। बॉम्बे और मद्रास की इंडिपेंडेंट पावर को ख़त्म कर दिया, उसको सबऑर्डिनेट कर दिया। किसके सबऑर्डिनेट कर दिया? कैलकाटा के। तो कैलकाटा के अंदर ही रहकर उसको काम करना है। यानी कैलकाटा का जो गवर्नर है उससे पहले डिसीजन लेना पड़ेगा। और कैलकाटा के गवर्नर भी खुद डिसीजन नहीं ले सकता था, वो किससे अप्रूवल लेता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, BOC से। मोर पावर टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास और ज़्यादा पावर दे दी गई। इसके जो काउंसिल पहले 4 होते थे, काउंसिल मेंबर, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक गवर्नर होता है और 4 उसके काउंसलर होते हैं, यानी कि उसके काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ काउंसिल्स। अब वो 3 कर दिए गए, 3 मेंबर काउंसिल के और एक गवर्नर, और जो भी काम होगा वो मेजोरिटी ऑफ वोट से डिसाइड होगा। 1 मेंबर कमांडर इन चीफ ऑफ द किंग अपॉइंटेड। एक मेंबर जो है काउंसिल का वो कमांडर इन चीफ होगा, जिसको अपॉइंट करेगा कौन? किंग अपॉइंट करेगा। जो वोट कास्ट करेगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन नॉट डिक्लेयर वॉर। कभी भी कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा कोई भी अथॉरिटी कभी भी वॉर की कंडीशन को डिक्लेयर नहीं कर सकती। वॉर की कंडीशन को डिक्लेयर करना, वो इमरजेंसी कंडीशन को डिक्लेयर करना सिर्फ किसका काम है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है कि ये केस ऑफ इमरजेंसी है या नहीं। ऑल पॉलिटिकल फंक्शन, सारे के सारे पॉलिटिकल फंक्शन कौन कंट्रोल करेगा? BOC, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और सारे के सारे कमर्शियल फंक्शन कौन डिसाइड करेगा? COD मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पे डबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है। पॉलिटिकल फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है BOC और कमर्शियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है COD, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। सबसे कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। जो अब तक जितने भी चार्टर्ड आए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट आए हैं, उन सबसे डिफ़िकल्ट जो एक्ट आया वो आया था पिट्स इंडिया एक्ट, जिसको समझना आसान नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाऊँ पिट्स इंडिया एक्ट को, ताकि आपको आगे किसी भी किताब को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपके दिमाग में एकदम से चीज़ें क्लिक करें कि पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि डबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन 2 लोग हैं? BOC और COD। BOC का क्या काम है? पॉलिटिकल अफेयर को कंट्रोल करना। COD का क्या काम है? कमर्शियल फंक्शन को कंट्रोल करना। कोई भी इमरजेंसी कंडीशन कौन डिक्लेयर करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। तो यानी कि बिल्कुल मैंने आपके माइंड में हर चीज़ को क्लियर कर दिया है, ताकि आपको किसी भी किताब को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ आप वीडियो को सुनेंगे तो आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पूरी तरह से याद हो जाएगा। गवर्नर जनरल इन काउंसिल। अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल का क्या रोल था पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर? मोर पावर टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बट सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट था कौन? था बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन बॉम्बे का और मद्रास के गवर्नर जनरल को सबऑर्डिनेट कर दिया गया। किसके? उनकी इंडिपेंडेंसी ख़त्म कर दी गई, उनको बंगाल के गवर्नर के अंडर सबऑर्डिनेट कर दिया गया। अल्टीमेट अथॉरिटी टू डिसाइड द वार इज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट।
वॉर की कंडीशन को डिसाइड करने का किसका काम था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। गवर्नर के हाथ में से ये पावर ले ली गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर हम कहें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी दो चीज़ें साथ चल रही हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट किस पोजीशन में आ गई? अब अगर एक गाड़ी का रूप देंगे तो स्टीयरिंग पोजीशन पे आ गई ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उस गाड़ी के पहिए यानी कि उस कार के पहिए कौन हो गए? ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि पहिए क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी है, और गाड़ी का स्टीयरिंग क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी गाड़ी को जब भी लेफ्ट ले जाना, राइट ले जाना, सीधा चलाना है, तो कौन काम करता है? स्टीयरिंग कर रहा है, यानी कि स्टीयरिंग उसको डायरेक्शन देता है, और चलने का काम कौन करता है? वो पहिए करते हैं। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी पहिए थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट अब उसके स्टीयरिंग पोजीशन पे आ गई, यानी कि इसको चलाने की पोजीशन पे आ गई। तो हर डिसीजन, हर तरह का फैसला कौन ले रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ले रही है। अब पिट्स इंडिया एक्ट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या डिफेक्ट्स थे इसके? पहला डिफेक्ट जो इसका पेश आया वो आया, बीओसी वॉज एलिक्ट फॉर द नेपोटिज्म। बीओसी ने क्या काम करना शुरू कर दिया? बीओसी के पास सब कुछ पावर आ गई, सारा काम बीओसी करने लगी, तो उसने वंशवाद को, नेपोटिज्म को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उसने भाई भतीजावाद चला दिया कंपनी के अंदर, यानी कि कंपनी में कोई भी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होनी है तो बीओसी के जो मेंबर्स थे उन्हीं के रिश्तेदार अपॉइंट होने लगे। कोई भी मनी वाला पद है, यानी कि कोई भी ऐसा पद है जिसमें मनी अर्न हो सकती है, पैसा आ सकता है, तो वहाँ पे कंपनी ने यानी कि बीओसी ने अपने रिश्तेदारों को, अपने घर परिवार के लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। तो नेपोटिज्म यहाँ पे बढ़ने लगा। एक डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो एक्ट था उसे डिवाइड किया था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, यानी कि बीओसी और सीओडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया, एंड द गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड किया। लेकिन अगेन इसने बहुत बड़ा काम जो था वो फिर एक कॉन्स्पिरेंसी कर दी। वो क्या कर दिया कि इसने क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं बनाई, यानी कि गवर्नर का क्या रोल होगा, बीओसी का क्या रोल होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या रोल होगा, इसकी कोई बाउंड्रीज इन्होंने तैयार ही नहीं की। तो यहाँ पर आकर ये एक्ट फिर फेल हो गया। तो आगे पढ़ेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट की डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए आगे क्या आता है। तो आपने इतना समय दिया, मेरे साथ जुड़े रहे, तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको पिट्स इंडिया एक्ट कितना समझ में आया। मैं फिर कहता हूँ, अगर आपको किसी को भी नोट्स की ज़रूरत है, वैसे मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी नोट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सुनने से ही ये एक्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को नोट्स की ज़रूरत है तो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करें और लिख दें कि सर प्लीज़ नोट्स हमें शेयर किए, तो मैं व्हाट्सएप पर उनको नोट्स भी शेयर कर दूँगा। तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली एग्ज़ाम दें। वैसे भी सर्दी का मौसम है, इस समय बेस्ट टाइम है पढ़ने का। सर्दी में आराम से गरम गरम खाते रहो, मम्मी को बोलते रहो कि खाना देते रहे, और आराम से रजाई में बैठ के पढ़ते रहो। यार बहुत बेस्ट टाइम है पढ़ने का। इस समय तो पढ़ने का अलग ही आनंद आता है। गर्मी में बड़ी दिक्कत होती है पढ़ने में, लेकिन गर्मियों को छोड़ो, सर्दियों का बेस्ट टाइम है पढ़ने का। तो इस समय हमारे पास एडवांटेज है, और पढ़ लो। वैसे भी 12th के एग्ज़ाम आने वाले हैं, ऐसा मत सोच के चलो कि 12th के एग्ज़ाम इस बार फिर कोरोना की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। और हाँ, BA LLB वाले और LLB वाले जिनके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ गए हैं, वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जल्दी से भर लें। और ये बिल्कुल ना सोचें कि लास्ट सेमेस्टर की तरह इस बार भी कोरोना की वजह से उनके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे और बिना पढ़े पास हो जाएंगे। यार अपनी तरफ से तैयारी तो कर लो। एग्ज़ाम कैंसिल हो गए तो भी देख लेंगे, नहीं हुए तो भी देख लेंगे। तो इसलिए अपनी तरफ से पढ़ लो और वीडियो को देखते रहो। वीडियो को देखोगे तो आपको एक एक चीज़ मैं क्लियर करता चला जाऊँगा लीगल हिस्ट्री की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतना समय दिया मुझे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें हेल्प करें ग्रो करने के लिए। थैंक्स एवरीवन, इतना समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।